चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्रियंका गांधी के पास है 12 करोड़ रुपए की संपत्ति, पति रॉबर्ट 66 करोड़ के मालिक। भाजपा बोली दोनों ने संपत्ति की गलत जानकारियां दी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। हलफनामा में उन्होंने 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति घोषित की है। उनके पास 4.24 करोड़ रुपए की चल और 7.74 करोड़ की अचल संपत्तियां हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति का भी ब्यौरा दिया है। वाड्रा के पास कुल मिलाकर 65.54 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसमें से चल संपत्तियां 37.9 करोड़ रुपए की और अचल संपत्तियां 27.64 करोड़ रुपए की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मुझे गलत तरीके से टच किया गया, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बीच पूर्व मॉडल ने डोनाल्ड ट्रंप पर लगाए छेड़छाड़ के आरोप। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में कुछ ही समय बचा है। इसी बीच एक पूर्व मॉडल ने रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर 1993 में उनके साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। 90 के दशक में एक पेशेवर मॉडल के रूप में काम करने वाली स्टेसी विलियम्स ने कहा है कि वह दोषी यौन अपराधी जेफरी स्टिपिन के माध्यम से ट्रंप से मिली थी और यह घटना न्यूयॉर्क के ट्रंप टावर में हुई थी। विलियम्स ने इस दर्दनाक घटना को ट्रंप और एपस्टीन के बीच एक विकृत खेल के रूप में वर्णित किया। एपस्टीन ने 2019 में जेल में आत्महत्या कर ली थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ब्रिक्स के पार्टनर देशों में पाकिस्तान को जगह नहीं, 13 देशों को मिला दर्जा, इनमें 7 मुस्लिम बहुल देश। जी हां दोस्तों, ब्रिक्स समिट 2024 का आयोजन रूस के कजान शहर में हुआ। इस दौरान ब्रिक्स ने 13 देशों को पार्टनर देश का दर्जा दिया। इनमें अल्जीरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, तुर्की, उज्बेकिस्तान को मिलाकर 7 मुस्लिम बहुल देश भी शामिल हैं। इनमें दोस्तों पाकिस्तान को जगह नहीं मिली है। पाकिस्तान ने ब्रिक्स देशों में शामिल होने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन उसे पार्टनर देशों में भी जगह नहीं मिल पाई। पार्टनर देश ब्रिक्स के औपचारिक सदस्य नहीं होंगे, लेकिन संगठन की प्लानिंग का हिस्सा जरूर होंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप पर 1000 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। बिहार और आंध्र प्रदेश के रेलवे प्रोजेक्ट्स को 6798 करोड़ जारी, कैबिनेट मीटिंग में हुआ फैसला। जी हां दोस्तों, भारत सरकार स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। इसे 5 सालों में खर्च किया जाएगा। 2025-26 में 150 करोड़, 26-27, 27-28 और 28-29 में 250 करोड़ रुपए, 2029-30 में 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी गुरुवार को कैबिनेट की बैठक के बाद दी। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक की अध्यक्षता की थी। आर्थिक मामलों की समिति ने इस दौरान रेल मंत्रालय के 6798 करोड़ के 2 प्रोजेक्ट्स को पास किया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। आतंकी पन्नू बोला, भारत से जान का खतरा, अमेरिका में मेरी हत्या की कोशिश हुई, 3 दिन पहले फ्लाइट्स में ब्लास्ट की धमकी दी थी। जी हां दोस्तों, सिख फॉर जस्टिस SFJ के आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू ने भारत से जान का खतरा बताया है। कनाडाई न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उसने कहा कि अमेरिका में भारत सरकार के इशारे पर उसकी हत्या की कोशिश की गई। पंजाबियों के लिए अलग देश मांगने पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई। इसके बावजूद वह खालिस्तान के लिए रेफरेंडम बंद नहीं करेगा। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने दावा किया था कि पन्नू की हत्या की साजिश में हरियाणा के रेवाड़ी का युवक विकास यादव भी शामिल है। अमेरिका की अदालत ने विकास यादव पर हत्या की साजिश रचने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय किए हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI का कहना है कि विकास भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि RAW से जुड़े हुए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र चुनाव में घड़ी सिंबल अजीत गुट के पास रहेगा, सुप्रीम कोर्ट बोला। बैनर पोस्टर में लिखे मामला कोर्ट में विचाराधीन, 6 नवंबर तक जवाब दें। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अजीत पवार से कहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में घड़ी चिन्ह का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन उसे चुनावी बैनर और पोस्टर्स में यह लिखना होगा कि यह विवाद का विषय है और कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट शरद गुट की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा गया था कि अजीत गुट अदालत का आदेश नहीं मान रहा है, इसलिए उसे विधानसभा चुनाव में घड़ी चिन्ह के इस्तेमाल से रोका जाना चाहिए। साथ ही अजीत गुट को नए चिन्ह के लिए आवेदन करने का निर्देश भी दिया जाए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जस्टिस ट्रूडो के इस्तीफे की मांग, 4 दिन का अल्टीमेटम। कनाडा में प्रधानमंत्री के खिलाफ हुए 24 सांसद, कहा रिजाइन नहीं तो विद्रोह करेंगे। जी हां दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को अपनी पार्टी में ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लिबरल पार्टी के सांसदों ने ट्रूडो को प्रधानमंत्री पद छोड़ने के लिए 28 अक्टूबर तक की मोहलत दी है। नाराज नेताओं ने ट्रूडो से कहा है कि या तो वे पद छोड़ दें या फिर विद्रोह का सामना करने के लिए तैयार रहें। दरअसल दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार
टुड्रो की पार्टी के 24 सांसदों ने प्रधानमंत्री को चुनाव से पहले हटाने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने एक मांग पत्र पर दस्तखत भी किए हैं। सांसदों द्वारा साइन किए गए इस मांग पत्र को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। इस पत्र में सांसदों ने टुड्रो से अगले साल के आम चुनाव में हार के खतरे को देखते हुए चुनाव से पहले ही इस्तीफा देने की मांग की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मोदी सरकार का यूपी, बिहार और आंध्र प्रदेश को बड़ा तोहफा। अयोध्या से सीतामढ़ी तक बिछेगी रेल लाइन। दिवाली छठ पर चलेगी 7000 ट्रेनें। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट ने गुरुवार को कई बड़े फैसले लिए। बिहार और आंध्र प्रदेश को सरकार ने फिर तोहफा दिया है और हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर मोहर लगाई है। यूपी के अयोध्या से सीतामढ़ी तक रेलवे लाइन बिछाने को भी मंजूरी दे दी गई है। नरकटियागंज रेलवे लाइन का दोहरीकरण भी होगा। आंध्र प्रदेश में भी 257 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जाएगी। दोस्तों, खास बात यह है कि ये सारे प्रोजेक्ट 4 साल के अंदर पूरे किए जाने हैं, यानी कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले ये सभी पूरे हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पर्सनल इमरजेंसी के कारण दिल्ली नहीं आ सकी सेबी चीफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग टली। सेबी के ऑपरेशंस का रिव्यू होना था। जी हां दोस्तों, सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच गुरुवार को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग में कुछ जरूरी कारणों की वजह से शामिल नहीं हुई। यह दूसरी बार था जब बुच को कमेटी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। कांग्रेस नेता केशव वेणुगोपाल की अध्यक्षता में ये मीटिंग मार्केट रेगुलेटर के ऑपरेशंस को रिव्यू करने के लिए निर्धारित की गई थी। माधवी पुरी बुच और सेबी के अन्य अधिकारियों के अनुपलब्ध होने के बाद मीटिंग पोस्टपोन कर दी गई। अमेरिका बेस्ड शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग की ओर से लगाए गए हितों के टकराव के आरोप के बीच पीएससी ने आज बुच को तलब किया था। उन पर सेबी से जुड़े होने के दौरान आईसीआईसीआई बैंक समेत 3 जगहों से सैलरी लेने का आरोप भी लगा था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भाजपा का नया अध्यक्ष दक्षिण भारत से बनाने पर मंथन। दिसंबर में नया चेहरा मिल जाएगा। अब तक दक्षिण से 3 अध्यक्ष रह चुके हैं। जी हां दोस्तों, भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष दक्षिण भारत से हो सकता है। पार्टी ने 15 दिसंबर तक नया अध्यक्ष चुनने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश संगठनों से कहा गया है कि दिसंबर के पहले हफ्ते तक अपने यहां संगठन चुनाव पूरे कर ले, ताकि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए पार्टी की संवैधानिक जरूरतों को पूरा किया जा सके। साथ ही दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, वाजपेयी सरकार के दौरान दक्षिण भारत से 3 शख्स राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। ये हैं बंगारू लक्ष्मण, जना कृष्णमूर्ति और वेंकैया नायडू। प्रधानमंत्री मोदी के 2 कार्यकाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर भारत और पश्चिम भारत से रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड में अवैध संपत्ति गिराने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्यों के खिलाफ लगी याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अवैध संपत्तियों को गिराने के खिलाफ लगी याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया। मामले की सुनवाई जस्टिस BR गवई, जस्टिस PK मिश्रा और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने की। बेंच ने कहा कि हम उन याचिकाकर्ता की याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन मामले से नहीं जुड़े हैं। कोर्ट का कहना है कि इन याचिकाओं को सुनने लगे तो मामले काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि हरिद्वार, जयपुर और कानपुर में अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं माना, जिसमें कहा गया था कि कोर्ट की अनुमति के बिना संपत्ति नहीं गिराई जाएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आज फिर 85 विमानों में बम की धमकी। एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो की 20-20, आकाशा की 25 फ्लाइट। गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट। जी हां दोस्तों, विमानों को बम से उड़ाने की धमकी देने का सिलसिला अभी भी जारी है। गुरुवार को एक बार फिर 85 फ्लाइट्स को धमकी मिली। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इनमें एयर इंडिया की 20, इंडिगो की 20, विस्तारा की 20 और आकाशा की 25 फ्लाइट शामिल हैं। आकाशा एयर ने बयान जारी कर कहा है कि आज हमारी कुछ फ्लाइट्स में सिक्योरिटी अलर्ट मिला। एयरलाइन की रेस्पॉन्स टीमें लोकल अथॉरिटी के साथ सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को फॉलो कर रही है। आज ही गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गोवा के ही मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आज हाई अलर्ट पर रखा गया है। इन एयरपोर्ट्स पर लैंड होने वाली 4 फ्लाइट्स को बम की धमकी मिली थी। ऐसे में दोस्तों, सवाल यह उठ रहा है कि यह ऐसी धमकियां कौन दे रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 11 दिनों में 250 से ज्यादा विमानों को बम की धमकियां मिल चुकी है और इनसे इन विमान कंपनियों को 600 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। लेकिन फिर भी सरकार अभी तक उस व्यक्ति को पकड़ने में नाकाम रही है जो कि इस तरह की झूठी धमकियां दे रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। महायुति में बगावत, मुंबई एनसीपी के अध्यक्ष का इस्तीफा। शिंदे गुट के प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय भरा पर्चा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महायुति में बगावत देखने को मिली है। कारण है छगन भुजबल के भतीजे और एनसीपी अजीत पवार की मुंबई इकाई के अध्यक्ष समीर भुजबल ने पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने नांदगांव विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भी दाखिल किया है। दरअसल दोस्तों, महायुति में सीट शेयरिंग के मद्देनजर नांदगांव सीट एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास है और शिंदे पहले ही वहां से मौजूदा विधायक सुहास कांडे को उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर।
अतीक के बेटे उमर को मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली जमानत, लेकिन जेल से नहीं होगा रिहा। जी हां दोस्तों, अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर को लखनऊ के व्यापारी मोहित जायसवाल से पैसों के लेनदेन में देवरिया जेल में ले जाकर हुई मारपीट के केस में जमानत मिल गई है। इस मामले को लेकर ईडी ने उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। हालांकि अभी उमर जेल में ही रहेगा क्योंकि उसे दूसरे मामलों में जमानत नहीं मिली है। लखनऊ सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को ईडी के द्वारा दर्ज PMLA एक्ट के केस में उमर को जमानत दे दी है।